welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the exercise solutions of class 10th Histories chapter 2nd, which is Nationalism in India. So let's begin. First question, explain why growth of nationalism in the colonies is linked to an anti-colonial movement. तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जो नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ कॉलोनीज में, यानी कि जो राष्ट्रवाद की भावना थी कॉलोनीज में, वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कैसे लिंक्ड है। तो कॉलोनियलिज्म क्या पॉलिसी थी, खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रेंच और ये ब्रिटेन, ये क्या करते थे, खुद को कहते थे कि क्योंकि इनके पास सिविलाइजेशन पहले हुआ है, सिविलाइज्ड ये लोग पहले हुए हैं, तो ये इनकी नेचुरल ड्यूटी है कि जो अदर पार्ट में कंट्रीज हैं उनको डेवलप करें, उनको सिविलाइज करें। और इस नाम पे ये क्या करते थे, वीकर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये तरीका था कॉलोनियलिज्म का, इंपीरियलिज्म का। तो ये जो ग्रोथ हुआ इंडिया में नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, यानी कि लव फॉर द कंट्री, राष्ट्रवाद, लव फॉर कंट्री एंड द विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस फॉर इट, तो इसकी फीलिंग्स जो है कैसे लिंक्ड थी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, इन इंडिया एज इन मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो इंडिया में जो मॉडर्न नेशनलिज्म, ये जो राष्ट्रवाद की भावना आई, वो कैसे कनेक्टेड है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से, अगेंस्ट कॉलोनियल मूवमेंट के अगेंस्ट है। पीपल बिगैन डिस्कवरिंग दियर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ दियर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। लोग जो है आपस में क्या होने लगे, यूनाइटेड होने लगे, एकता की भावना आ गई लोगों में। जो ये स्ट्रगल कर रहे थे कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, तो सब लोग क्या हो गए, यूनाइटेड हो गए, एक होने लगे, हार्मोनी होने लगी सभी के बीच में। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म provided a shared bond that tied many different groups together। तो चाहे जो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सभी को इक्वली वैसे ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो एक कॉमन बॉन्ड, हिंदू हो या मुस्लिम हो या डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सबके बीच में हो गया था, एक कॉमन बॉन्ड हो गया था जो कि अगेंस्ट था कॉलोनियल मूवमेंट के लिए। अब देखिए, चाहे कोई गुजरात से हो या असम से हो, सभी को इक्वली ऑप्रेस किया जा रहा था, सभी परेशान थे इस कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी से। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, लाला लाजपत राय शेरे पंजाब, पंजाब से, अब गांधी जी देखिए गुजरात से, और अब्दुल गफर खान जिन्हें कहा जाता है फ्रंटियर गांधी, मुस्लिम होते हुए भी सब एक साथ थे और सब चाह रहे थे इस कॉलोनियलिज्म के प्रोसेस को इंडिया से हटा देना। तो ये तरीका था, इस तरह से ग्रोथ हुआ मॉडर्न नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद की भावना इस तरह से इंडिया में फैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था, उसने भारत के नेशनल मूवमेंट में कैसे मदद की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ था, एक नया ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ा हो गया था हमारे कंट्री में, यानी कि फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिस्टम्स चेंज होने लगे थे। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब वॉर की वजह से डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा था, और इस खर्चे को कैसे फाइनेंस किया जा रहा था, वॉर लोन लेकर। वॉर लोन क्या होता है, जो सरकार जो पैसे बोरो करती है ताकि एक स्टॉक बना हो सके और जिसे वॉर के समय, युद्ध के समय यूज किया जाए, तो इसे किया जा रहा था। और टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। कस्टम ड्यूटीज क्या होते हैं, जो गुड्स होते हैं जिन पर टैक्स लगाया जाए, जब वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट किए जाएं, तो गुड्स पे जो टैक्स लगे वो होता है कस्टम ड्यूटीज। और इनकम टैक्स क्या होता है, जो भी इनकम जनरेट हो, चाहे बिजनेस के थ्रू या इंडिविजुअल एक्टिविटीज के थ्रू, उस इनकम पर जो टैक्स लगे वो क्या होता है, इनकम टैक्स। तो ये सारे तरीके सरकार अपना रही थी डिफेंस का जो खर्चा है उसे मेंटेन करने के लिए। वॉर लोन्स, टैक्स बढ़ा रही थी, कस्टम ड्यूटीज भी लगाए गए और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। अब इतना सारा खर्चा ये डिफेंस पे कर रहे हैं, तो चीज़ों की कीमत पे तो असर पड़ना ही था। प्राइसेस जो हैं बहुत सारी कॉमोडिटीज़ की 1913 से लेकर के 1918 तक ऑलमोस्ट डबल होने लगे, जिससे कि बहुत सारा कठिनाई कॉमन पीपल के लिए होने लगा, यानी कि जो कॉमन पीपल थे उन्हें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा, एक्सट्रीम हार्डशिप जैसे कंडीशंस हो गए उनके लिए। Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger। तो जब वॉर का कंडीशन था तो लोगों को, सोल्जर्स को सप्लाई करने के लिए गांव से फोर्स रिक्रूट किया जाने लगा लोगों को, यानी कि जबरदस्ती उन्हें फोर्स नियुक्त किया जाने लगा सेना में ताकि वो लड़ सके। तो ये सप्लाई जो थी सोल्जर्स की, इससे क्या हुआ, लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा एंगर हो गया।
Then in 1918 and 1919 and 1920 to 1921, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. अब इस पीरियड के बीच में क्रॉप फेलियर हो गया, जिससे क्या हुआ कि फूड का शॉर्टेज होने लगा. दिस वॉज एक्कम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. इन्फ्लुएंजा एक वायरस होता है और एपिडेमिक मतलब महामारी. उसके वजह से भी फूड शॉर्टेज हो गया और बहुत ज़्यादा महामारी जैसे सिचुएशंस हो गए. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमिन्स एंड एपिडेमिक. तो इस महामारी और भूखमरी के कारण, फूड शॉर्टेज और महामारी के कारण बहुत सारे लोग डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि पेरिश हो गए. 12 to 13 मिलियन. तो ये सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बैड इफेक्ट्स थे और इनकी वजह से ही लोगों को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अच्छा काम नहीं कर रही है. नेशनल मूवमेंट और भी ज़्यादा तेज़ हो गया. अब जिन लोगों को क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये शॉर्ट में है कि वॉर की वजह से एक नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन खड़ा हुआ. इकॉनमी जो है वो डिक्लाइन करने लगी. कस्टम ड्यूटीज, टैक्सेस लगाने जाने लगे और चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई. इन्फ्लेशन मतलब हाई प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाना. फिर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट था, सोल्जर्स को ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था. क्रॉप्स फेल कर गए जिससे कि फूड सप्लाई का शॉर्टेज हो गया. और ये सारे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ये सारे कॉजेज थे जिसके वजह से मास जो लोग थे वो यूनाइटेड हो गए, प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड दस प्रमोटेड ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट. तो ये शॉर्ट में था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय द रॉलेट एक्ट. तो भारतीय लोग रॉलेट एक्ट से क्यों नाराज थे, क्यों भड़के हुए थे इसके अगेंस्ट. गांधी जी 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed Rowlatt Act 1919. तो ये जो एक्ट है ये 1919 में आया और गांधी जी ने एक डिसाइड किया कि एक नेशन वाइड मतलब पूरे नेशन को जो कवर करे ऐसा सत्याग्रह इसके अगेंस्ट लॉन्च करेंगे. तो अब ये एक्ट क्या था. दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स. इस एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जल्दबाजी में पास कर दिया गया था, जबकि जितने भी इंडियन मेंबर्स थे उसमें सभी इसको एकजुट होकर अपोज कर रहे थे कि नहीं, ये लॉ नहीं आना चाहिए, ये एक्ट नहीं आना चाहिए. फिर भी इसे पास किया गया. इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज. इसने इस रॉलेट एक्ट से सरकार को इनॉर्मस पावर्स मतलब बहुत बड़े बड़े पावर्स मिल गए टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रहे थे, जो क्रांतिकारी काम कर रहे थे, रिवॉल्यूशनरी या जो पॉलिटिशियंस थे, उनको रिप्रेस, उनके पावर को कर्ब करना, उनको अप्रेस करने का इनसे बहुत सारा पावर मिल गया सरकार को. एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. इससे क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल क्रांतिकारी थे उनको ये लोग हिरासत में लेने लगे. डिटेंशन मतलब नज़रबंदी करना, हिरासत में ले लेना. तो हिरासत में ले रहे थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, यानी कि बिना कोर्ट में पेश हुए 2 साल के लिए इनको बंद कर दिया जा रहा था, हिरासत में लिया जा रहा था. अब ये तो प्रूव करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं कि गिल्टी हैं भी कि नहीं है. तो इसलिए रॉलेट एक्ट को सभी अपोज कर रहे थे कि बिना ट्रायल के किसी को हिरासत में ले लेना ये तो बहुत ही अनफेयर और अनजस्ट तरीका था. तो महात्मा गांधी वॉन्टेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 April. तो महात्मा गांधी एक नॉन वायलेंट मतलब जिसमें हिंसा नहीं हो वैसा सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करना चाह रहे थे. सिविल डिसोबीडियंस, ये जो कानून है इसको डिसओबे करने के लिए ऐसा हड़ताल स्ट्राइक शुरू करने जा रहे थे 6 April को. तो ये था रॉलेट एक्ट कि कैसे इसने गवर्नमेंट को बहुत सारे अनजस्ट पावर्स दे दिए. तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि इंडियंस नाराज थे रॉलेट एक्ट से इसलिए क्योंकि एक अनजस्ट लॉ था और इसने गवर्नमेंट को ढेर सारे पावर दिए ताकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाया जा सके और लोगों को पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज को डिटेन किया जा सके विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पास दिस एक्ट डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. तो गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस लेने का क्यों डिसीजन लिया. इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. सो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस लेने का डिसीजन लिया.
He felt that the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. तो महात्मा गांधी को लगा कि मूवमेंट जो है, ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, ये हिंसा की तरफ मुड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा हिंसा होने लगी है बहुत सारी जगहों पे, और सत्याग्रहीज जो हैं, जो लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को, उनको प्रॉपरली पहले ट्रेन करना होगा कि हिंसा नहीं करना है, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स पे चलना है, और तभी ऐसा मास स्ट्रगल हम कर पाएंगे. एट चौरी चौरा इन गोरखपुर, और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, चौरी चौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लोकेटेड है. वहाँ पे ऑन 5 फरवरी को अ पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न्ड इनटू अ वायलेंट क्लाश विद द पुलिस. तो वहाँ पे मॉब थी, भीड़ इकट्ठा हो गई थी और पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था. उसके बाद ये जो है हिंसा में बदल गया, और दोनों ही पुलिस और ये जो लोकल लोग थे उनके बीच में क्लैश हो गया, लड़ाई हो गई, और जो पुलिस स्टेशन था उसको फायर पे सेट कर दिया गया था. हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट, महात्मा गांधी कॉल्ड हॉल्ट टू द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. और इस इंसिडेंट के बारे में जब महात्मा गांधी जी को पता चला तो उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, क्योंकि वो हिंसा के अगेंस्ट थे, वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. तो इस आइडिया सत्याग्रह का क्या मतलब है. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. तो इस वर्ड से ही पता चल रहा है, इसमें सत्य यानी कि ट्रूथ, ये किस पे फोकस करता है, जो सच्चाई की ताकत होती है, जो पावर है ट्रूथ की, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, इसको ये फोकस करता है. इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर. ये क्या सजेस्ट करता है कि अगर आपका जो कारण है, जो कॉज है जिसके लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, वो सच्चा है, तो स्ट्रगल जो है वो इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तब फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि हिंसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऑपरेसर से फाइट करना है तो उसके लिए हम उससे वॉयलेंस नहीं कर सकते. विदाउट सीकिंग वेंजियंस और बीइंग अग्रेसिव, बिना प्रतिशोध लिए और फिजिकल फोर्स का यूज़ किए बिना, मतलब अग्रेसिव हुए बिना, एक सत्याग्रही जो है, जो सच के पाथ पे चलता है, ही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. वो नॉन वायलेंस के थ्रू, मतलब हिंसा न करके, इस बैटल को जीत सकता है, विजयी हो सकता है. दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्सेंस ऑफ द ऑपरेसर. और ये कैसे होगा, जो ऑपरेसर है, जो आपके एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी अंतरात्मा को जगाकर, उसकी अंतरात्मा से अपील करके कि ये चीज़ गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते. पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परजुएटेड टू सी द ट्रूथ. और जो लोग जो ऑपरेस कर रहे हैं, लोगों को दबा रहे हैं, उनको राजी करना होगा कि आप सच्चाई को देखें, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस. बिना फोर्स किए कि वॉयलेंस की मदद से उनसे आप सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करा सकते, उनको राजी करना होगा, मनाना होगा कि सच्चाई जो है उसे देखे. बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ. महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस. और इस तरीके के स्ट्रगल से, नॉन वायलेंस और सत्य के बात पर चलकर, ट्रूथ जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा, विजय पाएगा. और महात्मा गांधी को लगा कि ये जो तरीका है, ये जो धर्मा है नॉन वायलेंस का, इट कुड यूनाइट, एकजुट कर सकता है सभी भारतीय को. तो ये तरीका था, एक नोवल मेथड था सत्याग्रह, जिसमें सच्चाई की पावर और नॉन वायलेंस पे फोकस किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द जलियांवाला बाग मैसेकर. तो इसके ऊपर हमें एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना है जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर, लेकिन हम इसे इंग्लिश के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, सोशल साइंस है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिखेंगे. ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस. तो 13 अप्रैल 1919 को ये इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ. इनफेमस मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि वेल नोन हो अपने बैड डीड्स के लिए. तो ये एक बुरा काम था, बुरा इंसिडेंट था, और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ. ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड्स ऑफ जलियांवाला बाग. तो इस दिन 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग है, ये क्या है, इनक्लोज्ड ग्राउंड, मतलब चारों तरफ से ये बंद ग्राउंड था, और इसमें बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गई थी. सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर. तो यहाँ पर जो लोग आए थे वो प्रोटेस्ट करने आए थे, जो गवर्नमेंट ने नए रिप्रेसिव कदम उठाए थे उसके अगेंस्ट, और कुछ लोग एनुअल बैसाखी फेयर मनाने आए थे. इन लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है टाउन में, क्योंकि बहुत लोग विलेजेस से आए थे, सबको पता नहीं था, और यहाँ आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में. एक्चुअली हुआ क्या था कि इनके फेमस पॉलिटिकल लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू
एंड डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट कर लिया गया था और इनको रिलीज करने के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे. बीइंग फ्रॉम आउटसाइड दिस सिटी, मेनी विलेजर्स वर unaware of the martial law that had been imposed. General Dyer entered the area, blocked the exit points and opened fire on the crowd, killing hundreds. तो जनरल डायर जो कि मिलिट्री कमांडर था अमृतसर का, वो आया सीन में और उसने क्या किया, कहा कि जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं इस बाग के उनको बंद कर दिया जाए और क्राउड पर ओपन फायर कर दिया गया. His object, as he declared later, was to produce a moral effect, to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe. बाद में जो इसने मैसेकर किया, ये क्या होता है, मैसेकर का मतलब होता है जब बहुत सारे लोगों को मारा जाए इन अ वायलेंट एंड ब्रूटल वे, तो क्रूअल वे, तो इसे कहते हैं मैसेकर. तो इसके लिए रीजन क्या दिया डायर ने, कि वो एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता था, सत्याग्रहीज के माइंड में टेरर क्रिएट करना चाहता था कि दोबारा ये ऐसा कुछ प्रोटेस्ट नहीं करे. एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक्स टू द स्ट्रीट इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स. देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. तो जैसे ये खबर पहुंची कि इतना बुरा भयानक इंसिडेंट हुआ है, जो लोग थे वो सड़कों पर निकल आए नॉर्थ इंडिया में और स्ट्राइक्स होने लगे, हड़ताल होने लगे, भिड़ंत हो गए लोगों की पुलिस से और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया जाने लगा. द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल. और गवर्नमेंट ने भी रिस्पॉन्ड किया, कैसे, ब्रूटल तरीकों से, ब्रूटली लोगों को ऑप्रेस किया जाने लगा, ह्यूमिलिएट किया जाने लगा और लोगों के मन में भय क्रिएट किया जाने लगा. सीइंग वायलेंस, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. तो इतना सारा हिंसा देखकर महात्मा गांधी ने मूवमेंट रोक दिया. तो कौन सा मूवमेंट चल रहा था, जो रॉयलेट एक्ट आया था और अप्रैल में उसके लिए जो हड़ताल करने का गांधी जी ने डिसीजन लिया था, उस मूवमेंट को, वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने रोक लिया. तो ये इंसिडेंट था जलियांवाला बाग का. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द साइमन कमीशन. तो हमें साइमन कमीशन पर रिपोर्ट लिखना है. The new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. तो जो नई सरकार थी टॉरी गवर्नमेंट ब्रिटेन ने, उसने एक स्टैट्यूटरी कमीशन फॉर्म किया सर जॉन साइमन के अंदर. इस कमीशन का मतलब क्या होता है, जो वैधानिक हो, जो लीगल हो. स्टैट्यूटरी कमीशन का मतलब लीगल हो, जो रिलेटेड टू लॉ, ऐसी कमीशन. इसे सर जॉन साइमन के अंदर सेट किया गया. सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस. जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चल रहा था इंडिया में उस समय, उसके फंक्शनिंग में वो कैसे काम कर रहा है, उसको देखने के लिए और उसमें सुधार सजेस्ट करने के लिए कि क्या क्या चेंजेस लाने हैं, इसलिए साइमन कमीशन को लाया जा रहा था. द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर्स. इसमें क्या प्रॉब्लम था कि जितने भी मेंबर्स थे इस कमीशन के, सभी वाइट थे, सभी ब्रिटिश थे. हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने हैं, जो सिस्टम, जो लॉ का चल रहा था उस समय, और उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स ही नहीं है, तो इसे अपोज किया जाने लगा. They were all British. When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." जब साइमन कमीशन इंडिया में आई 1928 में, तो इसके सामने जो स्लोगन्स रखे गए वो क्या थे, "Go back, Simon." साइमन वापस जाओ. All parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstrations. और यहाँ पर देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही यूनाइटेड थे डेमोन्स्ट्रेशंस में, सभी ने पार्ट लिया इसके अगेंस्ट. इस डेमोन्स्ट्रेशंस में लाला लाजपत राय भी पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड ही वाज ब्रूटली beaten up and later he succumbed to his injuries. Next question, compare the images of भारत माता in this chapter with the image of Germania in chapter 1. तो ये जो इमेज है भारत माता की इस चैप्टर में, उसे हमें कंपेयर करना है with the image of Germania in chapter 1. भारत माता, moved by the स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्र नाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता. तो स्वदेशी मूवमेंट से मूव होकर, मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की फेमस पेंटिंग को पेंट किया. इस पेंटिंग में, इन दिस पेंटिंग, भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर. शी इज काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल. और ये जो पेंटिंग है, जो कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने पेंट किया है भारत माता का, उसमें वो कैसे पोर्ट्रे की गई है, एस्थेटिक फिगर, यानी कि तपस्वी के फॉर्म में. शी इज काम, वो शांत दिखती हैं, कंपोज्ड हैं, डिवाइन और स्पिरिचुअल फिगर की तरह रिप्रेजेंट की गई हैं. अनदर फिगर ऑफ भारत माता इज अ कॉन्ट्रास्ट टू द वन पेंटेड बाय अवनींद्र नाथ टैगोर. हियर शी इज शोन विद अ त्रिशूल स्टैंडिंग बिसाइड अ लायन एंड एन एलिफेंट, बोथ सिंबल्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. एक और पिक्चर है भारत माता की, एक और फिगर है भारत माता की, जिसमें वो त्रिशूल के साथ खड़ी दिखाई देती हैं और साथ में क्या है, लायन है और एलिफेंट है. ये वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि क्या सिंबलाइज करते हैं, पावर एंड अथॉरिटी.
जर्मेनिया इज द फीमेल एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन। मतलब क्या है, जर्मेनिया जो है जर्मन नेशन के लिए एक एलेगोरी है, यानी कि रूपक है, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। और इस फिगर में जर्मेनिया ने एक मुकुट पहना है ओक लीव्स का, और ये क्या सिंबलाइज करते हैं, हीरोइज्म। इन 1860 द आर्टिस्ट लॉरेंज क्लासन वाज कमीशन टू पेंट दिस इमेज। एक और इमेज है जर्मेनिया की, उसे हम अभी देखेंगे। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जर्मेनिया स्वॉर्ड रीड्स द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। तो इस फिगर में जर्मेनिया जो है स्वॉर्ड के साथ दिखती है, तलवार के साथ, और इसका मतलब क्या है कि वो अपने कंट्री जर्मनी को प्रोटेक्ट कर रही है। तो अब दोनों फिगर को हम देखेंगे और समझेंगे। तो ये पेंटिंग है अवनींद्र नाथ टैगोर ने जिसे बनाया। तो इसमें भारत माता कैसे शो की गई है, तपस्वी के फॉर्म में, काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। एक और पेंटिंग है भारत माता की, इसमें देखिए क्या क्या शो किया गया है। भारत माता फ्लैग के साथ है, त्रिशूल है, यहाँ पे देखिए पिकॉक भी है। ये सब क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, हमारी कंट्री इंडिया, कि हम भारत माता हमारे कंट्री इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए रेडी है। तो ये जर्मेनिया की एक पेंटिंग है जिसे किसी और आर्टिस्ट ने पेंट किया है। इसमें जर्मेनिया ने पहना हुआ है क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो कि सिंबलाइज करता है हीरोइज्म। तो ये एक और पेंटिंग है जर्मेनिया की बाय आर्टिस्ट लॉरेंज क्लासन, और इसमें देखिए इन्होंने स्वॉर्ड लिया हुआ है जो कि क्या सिंबलाइज कर रहा है, द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। ठीक है, तो आप आर्टिस्ट का नाम चाहें तो ना भी लिखें, ये पार्ट हटा सकते हैं, क्योंकि दो आर्टिस्ट ने दो तरह की पेंटिंग्स की है। तो सीधे लिखेंगे, इन अनदर पेंटिंग जर्मेनिया इज शोन होल्डिंग अ स्वॉर्ड विच सिंबलाइजेज दैट शी इज रेडी टू प्रोटेक्ट हर कंट्री जर्मनी। Next question, list all the different social groups which joined the non-corporation movement of 1921. Then choose any three and write about their hopes and struggles to show why they joined the movement. तो वो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया था, ज्वाइन किया था, उनको लिस्ट करना है और उनमें से किन्हीं तीन के बारे में, उनकी उम्मीदों के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में बताना है, और ये बताना है कि उन्होंने मूवमेंट क्यों ज्वाइन किया। तो सबसे पहला कैटेगरी हम लेते हैं मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास में कौन कौन आ गए, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ऐसे प्रोफेशंस आ गए। तो thousands of students left government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practices. तो बहुत सारे हजारों की संख्या में स्कूल स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने गवर्नमेंट कंट्रोल, ऐसे स्कूल जिसको ब्रिटिश सरकार कंट्रोल कर रही थी, उन्हें छोड़ दिया, और कॉलेजेस से भी वे बाहर निकल आए। साथ ही साथ हेडमास्टर्स यानी कि प्रिंसिपल, टीचर्स, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड एंड लिकर शॉप्स पिकेटेड। मिडिल क्लास जो थे ये कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जितने भी फॉरेन गुड्स थे जो बाहर से आ रहे थे उनको बायकॉट किया जा रहा था। लिक्कर शॉप्स पिकेटेड, मतलब लिक्कर शॉप जो होते हैं उनके सामने ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे। तो इस तरह से मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया। दूसरी कैटेगरी है पीजेंट्स की, यानी कि किसानों की। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। यानी कि जो मूवमेंट था, यहाँ पे जो नॉन कॉरपोरेशन किया जा रहा था, वो किसके अगेंस्ट था, तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनके लैंड पर ये गरीब किसान काम कर रहे होते थे, ये क्या करते थे, किसानों से बहुत ही ज़्यादा हाई रेंट लेते थे और भी बहुत सारे मतलब एक्सप्लॉइट करते थे उनको यहाँ पर। The peasants movement demanded reduction of revenue, abolition of begar and social boycott of oppressive landlords. तो ये क्या डिमांड कर रहे थे, किसान की जो रेवेन्यू है उसे कम किया जाए, जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था उसे कम किया जाए, और बंधुआ मजदूरी को अबोलिश किया जाए। सोशल बॉयकॉट मतलब सोशली आउटकास्ट किया जाए जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड इन मेनी प्लेसेस, मतलब जो इवन वॉशरमैन है और बार्बर्स है उनकी सर्विसेज भी डिनाइड थी लैंडलॉर्ड्स को। थर्ड कैटेगरी इज प्लांटेशन वर्कर्स, जो लोग ऐसे वर्कर्स जो प्लांटेशंस में काम किया करते थे। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. तो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उसमें क्या उन्होंने लॉ एंड कानून बनाए थे ब्रिटिशर्स ने कि उस कन्फाइंड स्पेस में ही रहना है और बिना परमिशन के वो वहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते, बाहर अंदर नहीं जा सकते, इन एंड आउट मूव नहीं कर सकते। तो इसके अगेंस्ट प्लांटेशन वर्कर्स नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ज्वाइन करने लगे। और क्या था, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड अथॉरिटीज एंड लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम।
और कैसे नॉन कॉर्पोरेट किया? इन्होंने जो लॉज बनाए थे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने, उसको डिफाई किया और प्लांटेशन वर्कर्स वहाँ से लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम, अपने घर को वापस जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर वाई इट वॉज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट क्लोनियलिज्म। तो ये जो सॉल्ट मार्च था या डांडी मार्च, इसके बारे में हमें बताना है, इसे डिस्कस करना है कि क्यों ये एक इफेक्टिव कारगर सिंबल था ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट colonialism. सो महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। तो महात्मा गांधी को लगा कि सॉल्ट ही एक ऐसा सिंबल है जो कि पूरे नेशन को, पावरफुल सिंबल है जो कि पूरे नेशन को यूनाइट कर सकता है, एकजुट कर सकता है। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखे, और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड क्या था कि जो सॉल्ट पे टैक्स लगाया जा रहा है उसे ख़त्म किया जाए। तो सॉल्ट जो है ऐसा चीज़ है जो रिच एंड पुअर सभी लोग कंज्यूम करते हैं और ये बहुत ही इसेंशियल आइटम है फूड के लिए, और इस पर टैक्स लगाना बहुत ही मतलब ऑप्रेसिव फेस रिवील कर रहा था ब्रिटिशर्स का। तो गांधी जी ने कहा लेटर में कि इसे अबोलिश किया जाए। इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन जो वायसराय है वो बातचीत करने को तैयार नहीं था। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। तो महात्मा गांधी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया जिसमें 78 लोग जो थे उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स जो थे उनके साथ चले। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जीज आश्रम इन साबरमती टू गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। ये मार्च 240 माइल्स की दूरी का था और ये कहाँ से शुरू हुआ? गांधी जी के आश्रम, जो साबरमती, गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती में, वहां से ये लोग गए डांडी तक। दे द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स अ डे। ये 24 दिनों तक लगातार चलते रहे और 10 माइल्स अ डे की दूरी प्रतिदिन तय करते हुए। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी एंड सेरेमोनियली वॉयलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और 6 अप्रैल को ये लोग डांडी पहुंच गए, महात्मा गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स, और वहां पे जाकर उन्होंने क्या किया? लॉ को वॉयलेट किया और सॉल्ट बनाया। कैसे? समुद्री पानी को बॉईल करके सारा पानी इवेपोरेट कर गया और सॉल्ट बच गया। तो इस तरह से सेरेमोनियली इन्होंने सॉल्ट बनाया और वॉयलेट किया सॉल्ट जो टैक्स लगाया जा रहा था उसे, लॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन यू आर अ वुमन पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन व्हाट द एक्सपीरियंस मेंट टू योर लाइफ। तो आपको इमेजिन करना है कि आप एक वुमेन है जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा गया है कि हम लोग जो है इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, और एक जैसे डायरी में कोई एक्सपीरियंस लिख रहा हो वैसे आई हैव ट्राई टू राइट इट डाउन। सो finally we got our independence. It was not an overnight victory but a long history of struggles and mass protest. As a woman of that period, I recall how we, the women of India, participated in protest marches, manufactured salt and picketed foreign cloth and liquor shops. During Gandhi Ji's Salt March, thousands of women came out of their homes to listen to him. Moved by Gandhi Ji's call, we began to see service to the nation as a sacred duty of women. At the same time, women like Sarojini Naidu and Annie Besant were a source of inspiration for the women of India. तो एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस तरह से हम उसमें लिख सकते हैं कि वुमेन जो थी इंडिया की, उन्होंने बहुत ही इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया हर मूवमेंट में। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, जो प्रोटेस्ट मार्चेस होते थे उसमें हिस्सा लेती थी। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, यानी सिविल डिसोबीडियंस में जैसे सॉल्ट लॉ को वॉयलेट किया जा रहा था, ये औरतें भी वैसा ही कर रही थी। फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड, फॉरेन क्लोथ्स को त्याग दिया जा रहा था और लिकर शॉप्स पे धरना दिया जा रहा था, और ये सब में वुमेन इक्वली शामिल थी। गांधी जी का जब सॉल्ट मार्च था उसमें जब भी वे जहाँ भी रुकते थे भाषण देने के लिए, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स। हजारों की संख्या में औरतें अपने घर से बाहर आती थी उनको सुनने के लिए और अपना सर्विस देती थी नेशन को एज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। उसी समय वुमेन जैसे कि सरोजनी नायडू के बारे में हम सभी को पता है, बहुत अच्छी वो पोएटिस भी रही। तो ये क्या थी, लोगों को, औरतों को खास तौर पे इंस्पायर कर रही थी। और एनी बेसेंट हालांकि वुमेन ऑफ इंडिया नहीं थी, एक आयरिश लेडी थी, फिर भी वो एक औरत थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ किया इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में।
काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इन लोगों का। तो विमेन जैसे कि सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा असफ अली, ये सब जो है हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि विमेन थी और कैसे इन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया भाग लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स? तो जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके व्यूज डिफरेंट क्यों थे ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स? तो इसे हमें इसका रीजन बताना है। पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन ओपिनियन। इनके विचार अलग अलग थे ऑन द क्वेश्चन ऑफ कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए कि नहीं। तो सभी पॉलिटिकल लीडर्स के अपने अपने विचार थे। वाइल दोज सपोर्टिंग द कॉज ऑफ माइनॉरिटीज एंड दलित्स बिलीव्ड दैट ओनली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुड रिजॉल्व द बैकवर्डनेस। कुछ लोगों का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट देने चाहिए, क्योंकि अगर हम सपोर्ट करेंगे जो माइनॉरिटी हैं जैसे कि दलित्स हैं, उन सबको क्या मिलेगा? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, और उनकी जो सोशल बैकवर्डनेस है वो रिजॉल्व होगी। पर दूसरे लीडर्स जैसे कि गांधी जी thought that separate electorates would further slow down the process of the integration into society। but गांधी जी को लगा कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे तो हम एक तरह से उन्हें फिर से अलग ही कर रहे हैं सोसाइटी से, वो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे हमारी सोसाइटी, वो मिक्स नहीं हो पाएंगे और ये प्रोसेस को स्लो कर देगा। जो हम चाह रहे हैं कि सब ग्रुप यूनाइटेड रहें, इस प्रोसेस को स्लो कर देगा। तो कुछ लोग चाह रहे थे कि मिले, और कुछ लीडर्स जैसे कि गांधी जी बोल रहे थे कि नहीं, ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए। ऑल्सो इट वॉज feared that the system of separate electorates would gradually divide the country into numerous fragments because every community or class would then ask for separate representation। और कुछ लोग fear ये भी कर रहे थे कि अगर हमने separate electorate दिया तो ये कंट्री को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। फिर अगर हम क्योंकि एक कम्युनिटी को देंगे तो दूसरी कम्युनिटी भी कल को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मांगेगी, तो ये सिस्टम ठीक नहीं है। तो देखिए जो दलित से उनको लीड कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इस साइड गांधी जी हैं जो कि दलित्स को चाह रहे थे यूनाइटेड रखना। तो इन्होंने उन्हें स्पेशल नेम भी दिया हरिजन, मतलब पीपल ऑफ द गॉड। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में इसी बात पर पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं पर रिजर्व्ड सीट्स की बात मानी गई थी। तो इस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स डिफर कर रहे थे। तो इन दिस वे वी डिस्कस्ड द एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10th हिस्ट्रीज चैप्टर 2 विच इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।